सभी का स्वागत है। हम स्वागत करते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे इस ज़ूम मीटिंग में हो। और आज बहुत ही गंभीर विषय को हम लोग लेकर यहाँ पर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। वी हैव अ वेरी important topic today, and especially this whole webinar we are mainly focusing on the women's health। और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आता है वो डिप्रेशन का है। और डिप्रेशन के लिए बहुत ही अभी जो समस्या है वो बहुत ही विकट है। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो 264 मिलियन लोग जो है डिप्रेशन के शिकार होते हैं और इसमें भी महिलाएं सबसे ज्यादा सफर करती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, और ये WHO का आंकड़ा है। और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो योग से बेहतर समाधान क्या हो सकता है? तो इसी के लिए हमारे पास कुछ खास विशेषज्ञ हैं। और हम स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ का, डॉक्टर हेमंत भार्गव जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, निम्हांस, बेंगलुरु से। और हमारे साथ मैम है मिस गरिमा जायसवाल, जो PhD योगा से कर रही हैं HNP यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से। तो हम दोनों चीफ गेस्ट का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज का जो विषय है, आप सभी से निवेदन है कि इसको गंभीरता पूर्वक आप सोचें। और हमारा आज का जो सेशन है वो 2 भागों में विभाजित है। एक तो हमारा सर के द्वारा जो एक इस विषय की गंभीरता को और इस विषय की जो मूल बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। और साथ में ही योग का जो एक पक्ष है जिसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड है कि योग के अभ्यास कैसे हो, प्रैक्टिकल सेशन होगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप आज के अभ्यास में योग का अभ्यास भी साथ में करें तो बहुत ही आनंददायक आज की स्थिति बन सकती है और कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो आप सभी से निवेदन। और एक आखिरी निवेदन ये कि आखिरी में हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, तो उसके लिए आपके मन में कोई भी प्रश्न आए सेशन के बीच में तो प्लीज उसे टाइप कर लें। हम लोग उन क्वेश्चंस को लास्ट सेशन में लेंगे। तो ओवर टू यू हेमंत सर। हेमंत सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेमंत सर से कि वो अपना प्रस्तुति दें। धन्यवाद। मेरा आप सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत भार्गव है। मैं बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निम्हांस इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं बेसिकली एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैंने योग में MD और PhD किया है। आज का जो हमारा विषय है वो है डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। पहले 15 मिनट मैं आपको इस बीमारी के बारे में बताऊंगा, मैं इसके लक्षण आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की योग साधना, योगा के प्रैक्टिसेस हमें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं आप सबसे मेरे स्लाइड शेयर करूंगा। प्लीज आप मेरे स्लाइड्स पर ध्यान दीजिए। डिप्रेशन जो शब्द है उसी में हमें समझ में आता है कि यहाँ पे एक प्रेशर है। प्रेशर कुछ है जो हमारे मन में एक दबाव डाल रहा है, हमारे मन में हमें खुल के जीने नहीं दे रहा है, एक दबाव है। कैसे हमें समझा जाए कि हमें डिप्रेशन है? देखिए, एक तो होता है कि हमारा जो मूड होता है वो कभी उदास हो जाता है, कभी कभी खुश हो जाता है। इन चीजों से हम सभी जाते हैं, लेकिन उसे डिप्रेशन कहा जाए या नहीं, ये कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई परीक्षा दी और उस परीक्षा में मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो उसके बाद में मुझे ये लग सकता है कि मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मेरा खाने खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो क्या मुझे डिप्रेशन हो गया है? नहीं, इसे डिप्रेशन नहीं कहते। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है आपके मन का, जो कि किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आपको आपके मन लायक चीज नहीं हुई है तो आपका मन उस परिस्थिति में जा सकता है। लेकिन हम इसे डिप्रेशन कब कहते हैं? हम इसे डिप्रेशन तब कहेंगे जब ये चीजें शुरुआत में भले ही किसी कारण से हो, जो उदासी मन में आ रही हो किसी कारण से हो, लेकिन बाद में वो बिना कारण भी आने लगे।
कभी-कभी हमारे शरीर में जो हार्मोन के चेंजेस होते हैं, ये स्पेशली हमने ये वेबिनार महिलाओं पे फ़ोकस करके लिया है और महिलाएँ जो हैं उनका जो क्रिएशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उनकी जो पूरे शरीर की और मन की जो गति है, वो एक साइक्लिक पैटर्न में चलती है, जिसमें हम देखते हैं कि जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उनमें काफ़ी सारे हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं और उसका इफ़ेक्ट उनके मूड पे भी पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि कभी-कभी वो इस तरीके के परिस्थिति का शिकार होती हैं कि उन्हें अचानक से बहुत उदासी लगने लगती है, जिसका कोई कारण नहीं होता। तो क्या ये डिप्रेशन है? नहीं, इसे भी हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे। डिप्रेशन हम किसे कहेंगे? डिप्रेशन जिसे हम पर्सन को एक लेबल कर रहे हैं कि उसे एक बीमारी है, वो हम तब कहेंगे जब ये जो परिस्थिति में वो व्यक्ति है, वो इसमें कंटिन्यूअसली 2 हफ्तों तक रहे और उससे बाहर ना निकले। अगर आप कुछ घंटों के लिए डिप्रेस्ड है और फिर आपका मूड अच्छा हो गया, भले ही वो बिना कारण हो या फिर आपको कुछ दिनों के लिए भी रहे तो भी आपको डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन तब होगा जब आपकी उदासी लंबे समय तक चलती जा रही है और इस उदासी का हमें कोई स्पेसिफिक कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि डिप्रेशन जो है वो मेन उसका जो सिम्पटम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि मुझे कार्य करने में मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। अब इसमें कोई भी कार्य करने का नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मुझे क्रिकेट देखने में रस है ही नहीं और फिर मुझे क्रिकेट खेलने में भी मजा नहीं आता है। मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं क्रिकेट देखूं और फिर अगर कोई मुझे कहे कि आप क्रिकेट नहीं देखते और मैं कहता हूं नहीं, तो मुझे मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, ऐसा नहीं। जिस काम में मुझे पहले मजा आता था, जो काम करने में पहले मुझे मजा आता था, अब उसमें मजा नहीं आता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है जिसको बहुत मन करता था गाने सुनने का या गाने गाने का, और वो हमेशा फ्री टाइम में गुनगुनाते रहती थी, गाना गाती थी, सुनती थी गाने, और अचानक से ऐसी परिस्थिति आई है कि अब उसका गाने सुनने में उसे रस नहीं आ रहा। अब उसे मूवी देखने में मजा नहीं आ रहा है, उसे गाने गुनगुनाने का मन नहीं करता, वो साइलेंट बैठी रहती है। या किसी का बहुत घूमने वाला नेचर था, उसे सबसे मिलना-जुलना, घूमना बहुत अच्छा लगता था। वो हॉबी थी, ट्रेकिंग पे जाना, यहाँ-वहाँ जाना, और अचानक से अब कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, घर के बाहर ही निकलने का मन नहीं हो रहा है। मोबाइल फ़ोन पे किसी के बात करने का मन नहीं हो रहा है। हर जगह से एक सोशल विथड्रॉल हो रहा है, जहाँ पे घर वाले कहते हैं आप पार्टी में चलो, कहीं फंक्शन में चलो, तो वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता है। आप अपने आप को बंद कर लेते हो और सोसाइटी से काटते चले जाते हो। और ये सिम्पटम कंटीन्यूअसली 15 दिन तक रहते हैं। तब हम हमको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है मुझे या मेरे आस-पास किसी को डिप्रेशन हुआ है और हमें किसी मनोरोग तज्ञ से हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। दूसरा जो साइकियाट्रिक विषय में होता है, मानसिक बीमारी में होता है कि लोगों को बहुत स्टिग्मा होता है, बहुत एक तरीके की सोच होती है कि क्या मैं पागल हूँ क्या? क्या मुझे पागलों के डॉक्टर के पास जाना होगा क्या? पर ये सही नहीं है। जिस तरह से हमें हमारे शरीर में जब हमें कोई घाव हो जाता है, तो हम उसे मरहम लगाते हैं और हमें कोई झिझक नहीं होती कि हम डॉक्टर के पास जाएँ, हम उसपे पट्टी लगवाएँ, हम उसकी पट्टी करें और उस घाव को भरें। लेकिन जब हमारे मन में घाव हो जाता है, हमारे मन में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें बड़े शर्मिंदा फ़ील करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाने में। तो हमें इस तरह से फ़ील नहीं करना चाहिए। मन की बीमारियाँ भी मन में भी घाव हो सकते हैं, जीवन की परिस्थितियाँ मन में भी घाव पैदा कर सकती हैं, जैसे शरीर में कर सकती हैं। और जैसे शरीर के घाव भरे जा सकते हैं, मन के घाव भी भरे जा सकते हैं, और इसमें भी स्पेशल डॉक्टर होते हैं, जो आपके मन के घाव को जल्दी भरने में आपकी मदद करते हैं। तो इसीलिए मुझे चिंता है या मुझे अवसाद है, मुझे डिप्रेशन है, इस बात पे आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आप ये देख सकते हैं कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत कम लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग अपने आप में मानते हैं कि मुझे डिप्रेशन हुआ है। ऐसे बहुत बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार हैं जो इस स्टिग्मा को तोड़ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि दीपिका पादुकोणे डिप्रेशन की शिकार हुई थी, क्रोनिक डिप्रेशन की शिकार हुई थी, उनके मन में सुसाइड तक के विचार आते थे। लेकिन फिर वो निम्हांस में ही आई हैं, वो निम्हांस में आई हैं, वो मैंगलोर की रहने वाली हैं, उन्होंने उपचार कराया और उसके बाद में देखिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा कि उसके बाद में वो बड़ी फ़िल्म स्टार बनी और उसके बाद में उन्होंने इतनी हिट फ़िल्में दी। तो ऐसे बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार लोग भी डिप्रेशन से बाहर आए हैं और उन्होंने योग का भी सहारा लिया। उन्होंने सिर्फ़ दवाइयों से नहीं, उन्होंने योग के साथ भी अपनी बीमारी को दूर किया।
अब ये है, एक आंकड़ा है कि डिप्रेशन जब सीवियर हो जाता है, जब डिप्रेशन सीवियर हो जाता है तो हमारे मन में जीवन को समाप्त करने के विचार आ जाते हैं। हमारे मन में ये विचार आते हैं कि क्या प्रयोजन है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे जीने का कोई अर्थ ही नहीं लगता है, अच्छा हो कि मैं मर जाऊं। जब इस तरीके के विचार आपके मन में आने लगे तो आपको जल्दी करना चाहिए कि आप किसी डॉक्टर से जाकर के मिलें और आप उसकी प्रॉपर काउंसलिंग लें और आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो ये कुछ और डेटा है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका डबल प्रिवेलेंस है एज कंपेयर टू मेल्स। लेडीज इससे डबल सफर करती हैं। डिप्रेशन ऑलमोस्ट 10% ऑफ लोगों में, पॉपुलेशन में अगर हर 100 व्यक्ति में 10 लोग डिप्रेस होते हैं, ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेडीज में डिप्रेशन ज्यादा कॉमन क्यों होता है। इसका मेन कारण है कि उनके शरीर के जो केमिकल चेंजेस उनकी साइकिल से जुड़े होते हैं, उनका मूड से बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है और इसके कारण उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्पेशली जब उनकी पीरियड्स की शुरू होते हैं, पीरियड की शुरुआत में, मतलब 18 टू 21 ईयर एज में ये काफी पॉपुलर होता है, 20s के टाइम पे, और बाद में ये फिर से एक बार आता है 50s के समय में जब उनके पीरियड स्टॉप होने वाले हैं, या फिर 20s में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। और प्रेगनेंसी के बाद में भी काफी चांसेस होते हैं कि इसको हम प्रीनेटल डिप्रेशन कहते हैं। तो क्योंकि ये सब परिस्थितियां जो विमेन की लाइफ में आती हैं, उनमें उनके शरीर में केमिकल बदलाव बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं और इसके कारण उनमें डिप्रेशन का जो प्रिवेलेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के समय में, बच्चा पैदा होने के बाद, उनकी जब पीरियड शुरू होता है उस समय में, या फिर जब उनके पीरियड समाप्त होने वाले होते हैं उस समय में भी उनमें मन की उदासी ज्यादा छाने लगती है। और डिप्रेशन का कुछ कंपोनेंट जेनेटिकली रिलेटेड भी है। जैसे आपकी फैमिली में किसी ने डिप्रेशन से सुसाइड किया है, कोई बहुत ही क्रोनिकली डिप्रेस रहा है, मदर फादर में रहा है, तो आपको चांसेस ज्यादा है कि वो आपके अंदर भी वो जीन्स उसके आ सकते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन कैसे पहचाने। 2 हफ्तों तक इन सिम्टम में से 9 में से 5 सिम्टम आप में हैं 2 हफ्ते से ज्यादा, जिसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। आपका कोई रिलेटिव मर गया है, आपको कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और आप डिप्रेशन में है, तो ये डिप्रेशन नहीं है, ये ग्रीफ है। ये अपने आप 6 महीने में ठीक होता है, लेकिन डिप्रेशन का कारण नहीं होता है। लेकिन ये सारे सिम्टम आते हैं। शुरू शुरू में कोई कारण हो भी सकता है, जैसे कि बहुत बार ये देखने में आता है कि जब हम कॉलेज में शिफ्ट होते हैं, जब टीनेजर्स अपने नॉर्मल स्कूल से कॉलेज में जाते हैं और वहां पे वो ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या उनको घर से दूर जाना पड़ता है, तब वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये एक चेंज तो आता है, लेकिन उसके बाद में वो चेंज निकलने के बाद में भी वो सिम्टम नहीं जाते, वो एडजस्ट होने के बाद में भी नहीं जाते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? मन में उदासी, चिड़चिड़पन, छोटी छोटी बातों में ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है। जो काम में पहले इंटरेस्ट आता था उस काम में इंटरेस्ट कम होने लगता है। घर की लेडी को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, जो उसको पहले अच्छा लगता था। वो बोलती है बस मेरा मन नहीं करता है, मेरा कहीं मुझे मन ही नहीं करता है कुछ करने, बस उदासी बनी रहती। फिर कभी कभी डिप्रेशन के व्यक्ति 2 तरीके से उनको देख के भी समझ में आता है। एक, आपका कोई दोस्त होगा, उसको डिप्रेशन हुआ होगा अगर, सडनली वो आपको 1 साल बाद मिलता है और आप देख रहे हैं, अरे ये इतना कैसे फूल गया, एकदम से इतना मोटा कैसे हो गया। और हो सकता है कि उसको डिप्रेशन हो, क्योंकि जब व्यक्ति को उदासी होती है तो कुछ कुछ लोग बस खाना शुरू करते हैं, अपने मन के खालीपन को अनाज से भरना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। चॉकलेट्स खाने का बहुत मन करता है, क्रेविंग होता है, एक्सेसिव ईटिंग कर लेते हैं और उनका वेट एकदम से बढ़ने लगता है। ये भी डिप्रेशन का सिम्टम। कभी कभी खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता और बहुत तेजी से वजन कम होता है, ये भी डिप्रेशन का सिम्टम। कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, दिन में 12-12, 14, 16 घंटे सोते ही रहते हैं, बस वो ओढ़ के पड़े रहेंगे, घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो भी डिप्रेशन है। और कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती, एकदम रेस्टलेस होते हैं, कहीं बैठ ही नहीं पाते हैं, विचार कहीं रुकता ही नहीं, बहुत तेज गति विचारों की होती है, और ये भी डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, पहले तेज चलते थे, तेज खाते थे, अच्छे से बातें करते थे, अब हर चीज में वो धीरे से, जैसे डिप्रेशन का आदमी होगा उसको बोलेंगे उठ के यहाँ से उठ के वहां बैठो, तो ऐसे करेगा, सोचेगा, फिर धीरे से उठेगा, फिर उठ के जाके बोलेगा। तो उसमें वो एनर्जी नहीं होता, उत्साह नहीं होता, स्लो हो जाता है। मन में एनर्जी लेवल की कमी होती है, बहुत ज्यादा मन में विचार आते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, होपलेस लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई चीज मुझे इस अंधेरे से, इस अंधकार से बाहर नहीं निकाल सकती, बहुत ज्यादा।
ऐसा लगता है मैं एक अंधेरे के गर्त में जा चुका हूँ, होपलेस, वर्थलेस और हेल्पलेसनेस। मैं किसी योग्य नहीं हूँ। गिल्ट फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन में मन में एक फील आती है, वो पश्चाताप की भावना होती है। मैंने गलत किया है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा साथ बहुत बुरा होने वाला है। इस तरीके के विचार मन में ज्यादा घर कर लेते हैं और तब हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। कंसंट्रेशन बहुत कम होता है और जो काम पहले आप आराम से एक किताब पढ़ पाते थे, कुछ काम फोकस लगा के घंटे भर में कर पाते थे, अब ऐसा लगता है 1 घंटे तक एक ही पन्ना पढ़े जा रहे हैं, फोकस ही नहीं होता है दिमाग। ये सब डिप्रेशन के सिम्पटम हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है, मन में जीवन को समाप्त करने के विचार आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह के परिस्थिति से अपने जीवन में गुजरते हैं। ऐसा समझ में आता है कि ऑलमोस्ट 70 टू 80% ऑफ पॉपुलेशन जीवन में कभी ना कभी इस परिस्थिति से जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो डिप्रेशन में, और इसके कारण वो अपने जीवन का बहुत सारा बहुमूल्य समय वेस्ट करते हैं। बार-बार कोई स्टूडेंट बार-बार परीक्षा में फेल हो रहा होता है, या कोई बार-बार फैमिली से जिसके अनबन बनी रहती है और लोग उसे ताना देते हैं और कहते हैं ये तो आलसी है, आलसी है, आलसी है, लेकिन वो बेचारे को डिप्रेशन हुआ होता है। तो इस तरीके से बहुत लोगों के जीवन इससे बर्बाद होते हैं। तो ये अवेयरनेस स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़रूरी है। जब वो शादी करके दूसरे घर में जाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती, तब भी इस तरीके के सिम्पटम आ सकते हैं और इसको काउंसलिंग से, योग से और मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो डिप्रेशन 3 प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर कैटेगरी मैंने आपको बताई कि डिप्रेशन में सुसाइड के विचार होते हैं, लेकिन जो मॉडरेट कैटेगरी होती है उसमें व्यक्ति अपने डे टू डे का जो उसका काम होता है वो छोड़ के बैठा रहता है। स्टूडेंट को कॉलेज जाना है, वो कॉलेज छोड़ के बैठा रहेगा। घर की लेडी घर का काम नहीं करेगी, जिसको ऑफिस जाना है वो लंबी छुट्टी लेके बैठ जाएगा। मतलब कि सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में आपके अभी बाधा आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब डिप्रेशन अभी मॉडरेट कैटेगरी में जा चुका है। माइल्ड में वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को खींच के अपना रूटीन चलाते रहेगा, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं होगी, वो सिर्फ अपने आप को खींचेगा। तो ये है माइल्ड कैटेगरी। और दूसरे टाइप के डिप्रेशन है, जैसे कि एक डिसडाइमिया होता है, जिसमें कि आदमी को लो मूड हमेशा बना रहता है। अपना काम उसका चलता रहेगा, लेकिन हमेशा एक उदासी रहेगी, कभी भी बहुत मजे से कोई काम नहीं होगा। और ये कंटिन्यूअसली अगर 2 साल तक होता है तो उसको डिसडाइमिया बोला जाता है। बाकी के डिप्रेशन मैंने बताया पोस्टपार्टम, जो प्रेगनेंसी के बाद में होता है। सीजनल डिप्रेशन एक होता है जो कि पर्टिकुलरली ज्यादा यूरोप में और उन कंट्रीज में आता है जहाँ पे सूरज नहीं आता। विटामिन डी का एक रिलेशनशिप है डिप्रेशन से, कि अगर विटामिन डी शरीर में कम हो तो डिप्रेशन ज्यादा होता है, और सन का एक्सपोजर अगर कम हो तो डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो देखिए, आपके सामने हमने एक पोल रखा है कि क्या आपको कभी डिप्रेशन के सिम्टम आपने फील किए हैं अपने जीवन में? तो आप इस पोल को आंसर कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे सिम्टम कभी अपने जीवन में हुए हैं? अब देखिए, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको अपन विंटर ब्लू कहते हैं, विंटर में ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि स्पेशली ये यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में हमको ज्यादा मिलता है। और एक साइकोटिक डिप्रेशन होता है, जिसमें कि डिप्रेशन के साथ में आदमी का जीवन की रियलिटी से टच टूटता चला जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि उसको कुछ सांप दिखने लगेगा, कुछ कीड़े दिखने लगेंगे, मैं सड़ रहा हूँ, मेरे अंदर खराब चीजें हो रही हैं, मैं मरने वाला हूँ, इस तरीके के वो भ्रम आने लगेंगे। तो ये एक साइकोटिक डिप्रेशन की तरफ जा रहा है अब। ठीक है? ये ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में हमें नज़र आता है। तो डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर क्या-क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्वड है। फैमिली में हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विन में 70% चांसेस होते हैं। पर्सनैलिटी, किसी-किसी की पर्सनैलिटी होती है, बचपन से ही सेल्फ एस्टीम लो होता है, निराशावादी विचार होते हैं। और कुछ लोग जो बचपन से चाइल्ड अब्यूज में, बीमारी में, किसी तरह के वायलेंस से सफर होते हैं, उनका भी माइंड जल्दी गिव अप कर देता है, विल पावर लो होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में, स्पेशली लेडीज के साथ में, प्रेगनेंसी में, उनके पीरियड्स में, उनके प्रेगनेंसी स्टॉप होने में, बच्चा होने में, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है, अगर आप ठीक से खाना नहीं खाते, अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, आपका बॉडी वीक है, आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी आपको थकान आएगी। उस थकान से आपका शरीर थकान फील करेगा और मन में भी थकान आएगी। आपकी बॉडी के जरूरी विटामिन्स नहीं है, विटामिन डी नहीं है, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स, बी 12 वगैरह नहीं है, कुछ ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं है, तो भी डिप्रेशन होता है। सन एक्सपोजर कम होने से डिप्रेशन होता है। बार-बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते जाने से डिप्रेशन हो जाता है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं या किसी तरीके का सब्सटेंस का अब्यूज करते हैं, तंबाकू खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाने के शिकार होते हैं।
जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो लोगों को भी डिप्रेशन का रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। दिन में कम से कम 45 मिनट आप अपने शरीर को हिलाइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 45 मिनट का फास्ट वॉकिंग जरूर करिए। घर से बाहर निकलिए और नेचर से जुड़िए, तो भी डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। जिनको साइको सोशल सपोर्ट पुअर होता है, वो भी इस प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक्चुअली क्या होता है जब हमें डिप्रेशन होता है? तो ब्रेन में ये होता है कि जो आपके जो लोअर ब्रेन एरिया है, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस हमें दिख रहे हैं, ये लोअर ब्रेन एरिया हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और जो ऊपर के जो ब्रेन एरिया है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो अपने सोचने, समझने और प्लानिंग करने की जो क्षमता दिखाता है, वो अंडर एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे केमिकल्स जो है, हमारे एक्टिवेटिंग केमिकल कम हो जाते हैं और यहाँ पे नीचे ब्रेन में वो ज्यादा हो जाते हैं। योग की भाषा में इस ब्रेन को हम हमारा विज्ञानमय कोश कहते हैं और ये डीपर इसको हमारा मनोमय कोश कहते हैं। तो मन में जो नेगेटिव इमोशंस है, वो हमारे लोअर ब्रेन में होते हैं, जहाँ पे हमारी पशु वृत्तियां होती हैं। वायलेंस होता है, एग्रेशन होता है, कंट्रोल नहीं होता है खुद के ऊपर। शराब पीने से ही ऊपर का ब्रेन ऐसे ही नॉकआउट हो जाता है और नीचे का ब्रेन बाहर आ जाता है। तो व्यक्ति जो है, जो अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। तो डिप्रेशन में भी इस तरीके के सिम्टम आते हैं। ऊपर का सोचने समझने वाला ब्रेन अंडर एक्टिव हो जाता है और वो हमें चीजें सोचने लगता है जो एक्चुअली है नहीं। ठीक है? तो किस तरह से डिप्रेशन मैनेज होता है? डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, डिप्रेशन के लिए ईसीटी का थेरेपी दिया जाता है, जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं। ये बहुत कारगर थेरेपी है सीवियर डिप्रेशन में। और ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे आपको मूवीज़ में दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, शरीर में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल 2 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा-सा ऐसा करंट जैसा लगता है और ठीक हो जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी साइकोलॉजी में दिया जाता है और माइंड और बॉडी के लेवल पे योग थेरेपी दिया जाता है। अब मैं थोड़ा-सा अपने एंड में, मेरे पास कुछ 8 मिनट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग इस प्रॉब्लम को, डिप्रेशन को कैसे देखता है। देखिए, योग में 3 प्रकार के पर्सनैलिटी बताए जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें जो राजसिक पर्सनैलिटी होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनका एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है, जिनके मन में बहुत तेज़ी से विचार आते हैं और जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। चलते समय ये लोग फास्ट चलेंगे, सोचते समय फास्ट सोचेंगे, फास्ट डिसीजन लेंगे, फास्ट एक्शन लेंगे। इन लोगों में एंग्ज़ायटी होने के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग जो होते हैं, उनका माइंड तो बहुत तेज़ चलता है, लेकिन जितना माइंड तेज़ चलता है, उनका बॉडी उतना स्लो होता चला जाता है। देखिए, डिप्रेशन में हम लोग ये सोचते हैं कि व्यक्ति का सोचने की क्षमता स्लो हो जाती है, नहीं। डिप्रेशन में उसके सोचने की क्षमता इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि उसका कंप्यूटर फिर हैंग होने लगता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में एक साथ 10 फ़ोल्डर खोलेंगे और 10 जगह पे काम करेंगे, मेल भी देखेंगे, उसमें एक यूट्यूब का वीडियो भी चलाएँगे, पीछे में मूवी भी चलाएँगे और कंटीन्यूअसली आपके दिमाग में एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट और एक्टिविटी चलते जा रही है। आपका एक विचार की गति कम नहीं हुई कि दूसरा विचार आ रहा है। अभी देखिए, हमारा जो स्पीड है आज के लाइफ़स्टाइल का, वो कितना बढ़ चुका है। आप सभी लोग अभी पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन में हैं, अपने घर में हैं। क्या कर रहे हैं हम दिन भर? हम दिन भर बैठ के अपने फ़ोन में व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, हम ट्विटर देख रहे हैं, हम टिकटॉक चला रहे हैं या हम बैठ के टीवी देख रहे हैं। कंटिन्यूअसली हमारे ब्रेन को हम कोई ना कोई स्टिमुलेशन दिए जा रहे हैं। हर 1 मिनट में ऑन एन एवरेज हमारे हर 1 मिनट में 50 बार हमारे ब्रेन को एक नया-नया सिग्नल, एक नया-नया थॉट आता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। उसका स्पीड जो है, वो एक स्पीड, एक मोमेंटम पकड़ के इतना फास्ट हो चुका है आज की जनरेशन का कि अब अगर आपका मोबाइल बाजू में रख दिया जाए और आपको बैठने बोला जाए, आप बैठ नहीं पाएंगे। आप अपना पैर हिलाएंगे, आप अपने हाथ हिलाएंगे, आप इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। इतना रेस्टलेसनेस, एक अंदर एक तूफान आ चुका है हमारे अंदर। और जब इस तूफान का एक लिमिट क्रॉस हो जाता है, हमारे ब्रेन का कंप्यूटर हैंग होने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब धीरे-धीरे ये उदासी हमारे अंदर घुसने लगती है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्पीड ऑफ माइंड व्हेन इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द लूप ऑफ डिप्रेशन। तो योग कहता है, मन, मनोमय कोश में बढ़ने वाला स्पीड, गति, ये गति, भगवत गीता कहती है कि ये जो तमस है, वो तमस है, वो राग, क्रोध आदि गतियों से आता है हमारे मन में। पहले रजोगुण आता है और जब रजोगुण में ब्लॉक आता है तो वो फिर तमोगुण को जन्म देता है।
पहले हमारे अंदर बहुत लालसा, बहुत अपेक्षा, बहुत कुछ करने की इच्छा आती है और बहुत एक्टिवली हम करते जाते हैं और उसके बाद में जब हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हमारी जो अपेक्षा होती है वो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाती है और फिर हमें जब रिजल्ट नहीं मिलते तब हम बाउंस बैक होते हैं डिप्रेशन के। इस तरीके से योग अंडरस्टैंड करता है। तो योग कहता है कि हमारे शरीर के 5 लेयर हैं। पहला लेयर इस फिजिकल बॉडी का है शरीर। दूसरा लेयर प्राणिक शरीर है जो इस शरीर में भी है और कुछ सेंटीमीटर इससे बाहर भी है, ये हमारा एनर्जी लेवल है। उससे भी कुछ 10 फीट अराउंड एक मनोमय कोश का लेयर है। जैसे कोई बंदा आपके कमरे में आता है तो आपको फील होता है कि इसको देख के खुशी हुई या इसको देख के एक भागने का मन करता है या मिलने का मन करता है। जैसे ही हम किसी बंदे से मिलते हैं हमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, क्योंकि हमारे सबके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, चार्ज है और मैग्नेट है। हम खींचते हैं या हम दूर भगाते हैं। ये सब हमारे विचारों के डेंसिटी से हमारे आसपास एक फील्ड तैयार होती है। ये मनोमय कोश है। और उससे भी डेप्थ में और एक्सपांडेड होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ये होता है कि जहां पे आपको क्लियर आपका विवेक होता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक इंसाइट होता है, जैसे कि साइंटिस्ट को एक डिस्कवरी होती है, उसे समझ में आता है अरे हाँ ये ऐसा है। ये चीज जब हमें पता चलती है तो हम विज्ञानमय कोश में। और उससे भी कोर में, सबसे कोर में हमारे अंदर आनंदमय कोश है। और ये आनंदमय कोश सबके अंदर है। लेकिन अगर हमारा मनोमय कोश जो तीसरा लेयर है वो बहुत डेंस होगा, हमारे मन में अगर बादल बहुत गहरे होंगे, हमारे मन का स्पीड अगर बहुत ज्यादा होगा, तो हमें हमारे आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश का सूरज हमारे शरीर पर नहीं आ पाएगा, उसकी किरणें हमें नहीं मिलेंगी और इस कारण से हमारे बादल हमें अंधकार में लेकर के जाएंगे और हमें डिप्रेशन होगा। ये योग की अंडरस्टैंडिंग है कि हमें हमारे मनोमय कोश को थिन करना है, हल्का करना है, हमारी स्पीड को कम करना है, तो हम अपने आप अपने अंदर के आनंद को पालेंगे। तो अब इस मनोमय कोश को क्लेश तनुकरणार्थम, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, क्लेश को पतला करने के लिए हमें योग करना चाहिए। तो क्या क्या योग हम कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च हुआ है। हमने निमहांस में रिसर्च किया है। हमने 8 हफ्तों तक योग कराया, 1 घंटे का मॉड्यूल कराया। हफ्ते में 5 दिन 8 हफ्ते, हफ्ते में 5 दिन 8 हफ्ते हमने मॉड्यूल कराया और हमने देखा कि योग से ब्रेन के अंदर एक केमिकल है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो डिप्रेशन में लो हो जाता है, वो बढ़ गया। हमने और एक रिसर्च की। मैंने आपको ब्रेन के एरिया बताए, डीपर एरिया एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस और ऊपर का एरिया कॉर्टेक्स। हमने बताया कि लोअर एरिया हाइपर एक्टिव हो जाता है। हमने एक रिसर्च की जिसमें हमने हमने सब्जेक्ट्स को एक MRI स्कैनर के अंदर लेट करके हमने उनको 5 मिनट तक ओम चांट करने के लिए कहा। उसमें उन्होंने ओ और माँ दोनों को, माँ को डबल रेशो में बोला, जैसे कि 1:2 के रेशो में, 3 सेकंड ओ और 6 सेकंड माँ, अगर आप 9 सेकंड के लिए बोल रहे हैं तो माँ को लंबा किया डबल ओ से। और इस तरीके से जब 5 मिनट तक किया तो हमने देखा कि उनका जो ब्रेन का लोअर एरिया जो डिप्रेशन में ओवर एक्टिव होता है वो शांत, आपके एग्रेशन, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर का गुस्सा कम होने लगा। ये हमने MRI स्कैनर में देखा है और हमने इस पे पेपर भी पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में। अगर आप डालेंगे ओम अमिगडाला एक्टिवेशन तो आपको हमारा निमांस का पेपर नजर आएगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि जब लोग मेडिसिन लेते हैं तब भी डिप्रेशन कम होता है, योग करने से भी डिप्रेशन कम होता है। इनफैक्ट हमने ये देखा कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में पहला ट्रीटमेंट अब योग बन चुका है। ये मॉडर्न गाइडलाइंस है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में अब सीधा मेडिसिन शुरू करने का जरूरत ही नहीं है। पहले आप योग करिए 2 महीने तक, अगर योग से भी आपका ट्रीटमेंट नहीं होता तब आप मेडिसिन में जाइए। ये साइकियाट्रिस्ट के लिए गाइडलाइंस है नए, जो हमने रिसर्च कर करके प्रूव किया है और अब ये पूरी दुनिया मानती है। अमेरिका में डॉक्टर सुधा प्रतिकांति ने एक रिसर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। उन्होंने बताया कि हठ योग 2 हफ्तों तक करने से बिना मेडिसिन लिए डिप्रेशन दूर हुआ। बिना मेडिसिन लिए 2 हफ्तों तक, हफ्ते में 5 बार, 1 घंटा रोज। तो कौन सा योग करना है। दूसरा, हमने और एक रिसर्च की। हमने एक ग्रुप को मेडिसिन भी दिया, योग भी दिया, दूसरे ग्रुप को सिर्फ मेडिसिन दी, तीसरे ग्रुप को सिर्फ योग दिया। हमने ये देखा कि वो दोनों, मेडिसिन वाला ग्रुप भी इंप्रूव हुआ, सिर्फ योग वाला भी इंप्रूव हुआ।
लेकिन मेडिसिन वाले ग्रुप में उसका जो स्ट्रेस हार्मोन था, कॉर्टिसोल का हार्मोन कम नहीं हुआ। लेकिन जब उसको योग साथ में दिया मेडिसिन के साथ में, तो उसका कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप मेडिसिन भी लेंगे तो भी वो आपके केमिकल को सप्रेस करके आपके डिप्रेशन के सिम्पटम को दूर करेगा, लेकिन आपके अंदर जो डीप में स्ट्रेस है उसको नहीं हटाएगा। फिर जब आप मेडिसिन को स्टॉप करते हैं तो फिर से डिप्रेशन वापस आ जाता है, क्योंकि आप अंडरलाइंग स्ट्रेस को रिमूव नहीं कर रहे हो। लेकिन मेडिसिन के साथ में जब योग भी किया जाता है तो अंदर का जो स्ट्रेस है वो भी रिमूव होता है और डिप्रेशन भी कंट्रोल होता है। इसके लिए जब आप धीरे-धीरे मेडिसिन को स्टॉप करते हैं, योग साथ में करते हुए, तो फिर आपको फिर से डिप्रेशन नहीं होता। साइकियाट्री के प्रॉब्लम में ये बात देखी जाती है कि जैसे ही वो दवाई बंद करते हैं, वापस वही प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर योग के साथ किया जाए, तो आपको मेडिसिन धीरे-धीरे कम करने के बावजूद आपको योगा कंटिन्यू करना पड़ेगा। योगा की कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वो आपके जीवन शैली बन जानी चाहिए। जैसे आप सुबह उठ के नहाते हैं, ब्रश करते हैं, अपने शरीर को क्लीन करते हैं, योग करके आपको रोज अपने मन को क्लीन करना चाहिए। क्योंकि आप धूल तो हर दिन जमा करते हैं अपने मन में, लेकिन आप उसको रोज साफ नहीं करते। योग आपको मन को साफ करने की क्रिया है। जैसे आप नहाए बिना नहीं रह सकते, आप योग किए बिना भी नहीं रह सकते। योग ऐसा नहीं है कि मैं ठीक हो गया तो अब योग बंद। ये जीवन शैली है। तो ये देखिए, ये हमारा एक निमांस का मॉड्यूल है। आगे आपको गरिमा जी आपको ये मॉड्यूल अच्छे से सिखाएंगी। सूर्य नमस्कार एक एक्टिवेटिंग प्रैक्टिस है। सूर्य जो है वो हमें पॉजिटिव ऊर्जा देता है। हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें इसको अच्छे से इस मॉड्यूल को करना चाहिए। कुछ आसन है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, सिटिंग पोजीशन में है, प्रोन और सुपाइन पोजीशन में है। शवासन में लेटने से भी विचारों की गति कम होती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वास और विचार का बहुत कनेक्शन। आप डिप्रेशन के पेशेंट को देखें ना, ऊपर ऊपर की सांस लेता है, तेज सांस चलती है। सांसों को रेगुलेट करना, तो इसके लिए पहले फास्ट ब्रीदिंग करना, बाद में स्लो करना। तो कपालभाति करना, भस्त्रिका करना पहले, उसके बाद में सूर्य अनुलोम विलोम, दाएं से सांस लेना, दाएं से छोड़ना। योग की परिभाषा में दाएं और बाएं नाक को सूर्य और चंद्र नाड़ी से जोड़ा गया है, और डिप्रेशन में योग के हिसाब से सूर्य नाड़ी अंडर एक्टिव हो जाती है। अब ये मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि जो दायां नाक है वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन आपके हाइपोथैलेमस से है, ब्रेन में। आपके जैसे नाक के बाहर एक छेद है, अंदर भी एक छेद है, वहां पे ग्लॉसोफेरिंजियल के नर्व फाइबर्स है जो आपके सेंटर में ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होते हैं, और आपके नर्वस सिस्टम में एक एक्टिवेटिंग नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको स्टिमुलेट करके आपके ब्रेन को और पूरे बॉडी को रेडी करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। इसलिए राइट नॉस्ट्रिल करें। जिनको नींद नहीं आती, जिनका ओवर एक्टिविटी हो गया, एंग्जाइटी हो गया, उनको उल्टा करना चाहिए, लेफ्ट से लेना चाहिए। हमने एक रिसर्च की, हमने देखा कि 15 मिनट अगर बाएं को बंद करके सिर्फ दाएं से सांस ले और दाएं से छोड़े, तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी ओपन होता है। लेकिन अगर वही आप बैठे बैठे बाएं से ले, तो बीपी और हार्ट रेट कम होता है। तो ये तो चमत्कार है कि बस मैं नाक बदलूं और मेरा हार्ट रेट ऊपर नीचे होने लगे, मेरा बीपी ऊपर नीचे होने लगे, मेरी सोचने की क्षमता कम ज्यादा होने लगे, मेरी नींद की कैपेसिटी चेंज होने लगे। तो ये हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। पहले के लोग बोलते थे पता नहीं ये साइंटिफिक है कि नहीं, अब लेकिन अब योग पूरी तरह से साइंटिफिक है। पूरी दुनिया मानती है। हार्वर्ड योग अपने सारे साइंटिस्ट को, सारे स्टूडेंट को सिखाता है। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने ओम का रिसर्च बताया, 5 मिनट तक ओम करने से हम ब्रेन के लोअर ओवर एक्टिव एरियाज को शांत कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉड्यूल आपको सीखना चाहिए, किसी तज्ञ योगा थेरेपिस्ट से आपको सीखना चाहिए। जैसे डॉक्टर गरिमा है, उन्होंने योग में पीएचडी किया है। ऐसे एमएससी जिन्होंने कम से कम मास्टर्स डिग्री योग में ली हो, ऐसे लोगों से आपको योग सीखना चाहिए और उसके बाद इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपना ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। मेरा ये कंक्लूजन है कि अब योग माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन के लिए अलोन थेरेपी है, मोनोथेरेपी। अब आपको अगर डिप्रेशन है, आप पहले 8 हफ्ते योग ट्राई करिए, इसके बाद में आपको मेडिसिन लेने का जरूरत है। दूसरा बात यह है कि योग मेडिसिन की तरह ही इफेक्ट करता है। सीवियर डिप्रेशन में भी आपको मेडिसिन के साथ योग करना चाहिए, ताकि आप जब मेडिसिन स्टॉप करें तो आपको फिर से डिप्रेशन वापस ना आए। और योग अब बहुत पॉपुलर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अंदर हमने जो देखा है 2 महीने भी नहीं लगते हैं, हफ्ते भर में अगर आप प्रॉपर्ली योग करें तो आपके मन में आपको बदलाव शुरू हो जाता है। ये मेरे रेफरेंसेस हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
ये हमारी वेबसाइट है nimhansyoga.in। आप इसमें हमारे योग से रिलेटेड जो भी और व्याख्यान हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं आप देख सकते हैं। yogaforstress.nimhans@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। इसी का मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे आप इस ईमेल एड्रेस से डॉक्टर हेमंत भार्गव यूट्यूब अगर डालेंगे तो आप मेरे यूट्यूब में देख सकते हैं और भी मेरे व्याख्यान। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति सर। और इसमें जो हमें बहुत ही मुख्य बातें समझने को मिली कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को सिर्फ योग के माध्यम से ही स्वस्थ रख सकता है, ये बहुत ही बेहतरीन आपने हमें बताया और ये चीजें हमें जाननी चाहिए। और आज के समय में जब हम लोग इतने विषम स्थिति में हैं और किसी तरह से अपने आप को हम लोग अपना स्वास्थ्य बना नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग का मार्ग किस तरह से साइंटिफिकली हेल्पफुल होगा, तो उसको बताने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। और होपफुली जहां से भी लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे इस जूम के प्लेटफॉर्म पे, आप की जो जानकारी है, जो आपने सजेशंस दिया है, वो सबको हेल्पफुल होंगे। तो अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जहां चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे यहाँ पे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा एक योगा सेशन शुरू होने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था कि इस योगा सेशन में हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करेंगे कि हमें जो भी कंफर्टेबल ड्रेस में है, और वो सभी आपको भेज दिया गया था। और उसको हम लोग फॉलो करते हुए अभी एक योगा सेशन होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि गरिमा मैम अगला योगा सेशन लेने वाली हैं, और उस योगा सेशन में अपने आप जगह ले लीजिए, और हो सके तो अपने कैमरास ऑन रखें ताकि एक अच्छा सा माहौल बन जाए योग के अभ्यास को करते हुए। तो गरिमा मैम, ओवर टू यू। आपको आवाज आ रही है गरिमा मैम? अगला जो सेशन है अब शुरू होने ही वाला है। ये प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। जो गरिमा जी आपको सिखाने वाली हैं, वो एक एक्सपर्ट हैं योग की फील्ड में। वो पीएचडी कर रही हैं योग में। तो मैं गरिमा जी से निवेदन करूंगा कि वो अब योग के लिए उपयोगी साधना प्रैक्टिसेस आपको बताएं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप उनके साथ एक्चुअली करें ताकि आपको उसके इफेक्ट अभी आपको समझ में आए। गरिमा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को गरिमा जी। गरिमा मैम, हाँ चलिए। ठीक है। थैंक यू मिस्टर डॉक्टर भार्गव सर, थैंक यू नीलांचल। सो मैं अपनी पोजीशन पहले ले लेती हूँ। सो दैट्स व्हाई एम आई विजिबल टू ऑल एंड एम आई ऑडिबल टू ऑल? जी गरिमा मैम, आप ऑडिबल हैं, विजिबल हैं, यू कैन स्टार्ट। हाँ ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल। आप सबसे पहले अपनी कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए। अगर आप सुखासन में अगर कंफर्टेबल फील करते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन एंड फुल पद्मासन। Okay, it's totally upon to you and according to your capacity, comfortability. दोनों हाथ आप सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। Gently close your eyes. Spine should be erect. Shoulders should be relaxed. So let's start 3 times Om chanting. ओम का उच्चारण हम 3 लेवल पे करते हैं, अ, उ और म। लेकिन हम स्पेशली अगर डिप्रेशन के कंसेप्ट में बात कर रहे हैं तो आपको अ को ज्यादा प्रेस करके बोलना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। One time Gayatri मंत्र
डॉक्टर भार्गव सर ने जैसे कि बताया कि डिप्रेशन के लिए जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो बहुत जरूरी होती है, तो गायत्री मंत्र भी सूर्य का मंत्र है, तो इसीलिए मेरे साथ आप एक बार गायत्री मंत्र चैंट कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे तरीके से, अपने चेहरे पर लगाएंगे, जेंटली मसाज करेंगे और अपनी आंखों को धीरे से अपने दोनों पाम के अंदर ही खोलेंगे। थैंक यू। अब धीरे से वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा अपने बॉडी को वार्म करेंगे। कोई भी आप एक्सरसाइज वर्कआउट आप कुछ भी स्टार्ट करते थे उसके पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर कर लीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का हो सकता है वार्म अप, आप 5 मिनट का कम से कम आपको वार्म अप करना जरूरी है किसी भी एक्सरसाइज, योगा सेशन, योगा अभ्यास को शुरू करने के पहले, ठीक है। धीरे धीरे दोनों हाथों को जेंटली ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर। Down, exhale, inhale up, totally stretch your whole body, elbow should be straight, both arm beside your both ear, exhale, down, inhale, again up, stretch your whole body up, पूरी तरीके से खींचिए, exhale, down, please. धीरे से लेफ्ट हैंड को फ्लोर पर रख लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके एल्बो भी जमीन पर टच हो और धीरे से आपको लेफ्ट साइड इस तरीके से बेंड होना है। अधिक से अधिक आपकी बॉडी में खिंचाव उत्पन्न हो। राइट साइड में पूरी राइट बॉडी में स्ट्रेच। नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड, एक एक प्रैक्टिस को आप कम से कम 2-2 या 3-3 बार आप कर सकते हैं, जस्ट फॉर वार्म अप योर बॉडी, ठीक। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए, एक्सहेल करते हुए आप शशांक आसन की स्थिति में आएंगे। आप चिन को लगा सकते हैं, फोरहेड को लगा सकते हैं और इसमें एक और वेरिएशन है, आप दोनों घुटने को ओपन करके चेस्ट को जमीन पे लगाइए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग शुड बी डीप, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अगेन दोनों घुटने आप इस तरीके से कर लीजिए। आपको लेफ्ट साइड इस तरीके से डाउन, अगेन नेक्स्ट साइड, रिलीज एंड रिलैक्स। ये छोटी छोटी वार्म अप की प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम खड़े हो जाएंगे। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग जो बिगिनर्स हैं या फिर जिन्होंने नया नया योग शुरू किया इस लॉकडाउन के दौरान, तो उनके लिए मैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार बताना चाहूंगी। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं तो डिप्रेशन के कंटेक्स्ट में, तो सूर्य नमस्कार एक ऐसी सीरीज है जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं और हर टाइप के आसन इस सीरीज में आ जाते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर,
और सिटिंग पोस्चर, प्रोन पोस्चर, सारे टाइप के पोस्चर आ जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है। आप अपने डेली लाइफ में अगर 5 से 10 मिनट भी देंगे तो बहुत बेनिफिट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट सूर्य नमस्कार। सबसे पहले दोनों हाथ को आप अपने हार्ट रीजन में रखिए, लेकिन जो आपका दोनों अंगूठे हैं वो आपके कंठ कूप में आनी चाहिए, जहां पे होल होता है हमारी नेक का, वहां पे इस तरीके से। ठीक है। नंबर 1 प्रणाम आसन, नमस्कार पोजीशन। 2 श्वास लेते हुए थोड़ा सा पैरों की पोजीशन में थोड़ा सा गैप लेंगे। नंबर 2 आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पीछे बैंड होना है। नंबर 3 एक्सेल करते हुए पादहस्तासन, जितना हो सके। आप जब बैंड होंगे तो आपको ऐसा बैंड नहीं होना है, आपको स्ट्रेच होते हुए बैंड होना है, ठीक है, ताकि आपके जो स्पाइन में कुबड़ ना बने। नंबर 3 आपका पादहस्तासन। नंबर 4 धीरे से राइट लेग को उठाते हुए अश्व संचलन की पोजीशन में आपके दोनों हाथों के बीच में आपका पैर। बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि पैर आपका यहाँ है और आपके हाथ यहाँ है, तो ये गलत है, स्ट्रॉन्ग। आपके दोनों हाथों के बीच में ही आपके पैर का पंजा होगा। अश्व संचलन। नंबर 5 धीरे से पीछे वाले पैर को स्ट्रेट करते हुए दोनों पैरों को पीछे, एक स्टिक की टाइप आपकी बॉडी की पोस्चर, दंडासन। ठीक है, इसमें आपको पर्वतासन की पोस्चर नहीं लेना है। कुछ लोग अपना बॉडी वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके के हो जाते हैं। नहीं, जितना हो पाए थोड़ी देर अगर होल्ड हो रहा है थोड़ी देर रहिए। ठीक है। नंबर 6 साष्टांग नमस्कार। आपके दोनों पैरों के पंजे, दोनों नी, चेस्ट, चिन और दोनों हाथों के पंजे, आपका हिप उठा हुआ रहेगा। इसमें होल्ड करेंगे थोड़ी देर। इसमें हर एक स्टेप में आपको कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है, 10 to 5 सेकेंड। नंबर 7 लोअर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। इसमें सिर्फ आपको अपर बॉडी लिफ्ट करनी है ऊपर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए इसी में डीप इनहेल डीप एक्सहेल करना है आपको थोड़ी देर। नंबर 8 धीरे से पूरे बॉडी वेट को ले जाते हुए आपको माउंटेन पोजीशन में आना है। जितना हो पाए उतना, लेकिन पोस्चर आपका गलत नहीं होना चाहिए। घुटने सीधे, घुटने इस तरीके से फोल्ड ना करें। जितना हो पाए, अगर एरिया नहीं लग पा रही है कोई बात नहीं, पोजीशन सही होनी चाहिए आपकी। और फाइनल पोजीशन में आपको आपकी नेवल की तरफ देखना है। नंबर 9 राइट लीग फॉरवर्ड। याद रहे जो पैर पीछे गया था आपका नंबर 4 पोस्चर में, नंबर 9 पोस्चर में वही पैर आपका आगे आएगा। अश्व संचलन की स्थिति। नंबर 10 अगेन पादहस्तासन। नंबर 11 धीरे धीरे परफेक्ट नेक के साथ। नंबर 11 थोड़ा सा पैरों में गैप। अगर आप गैप नहीं लेके पीछे जाएंगे तो चक्कर आने का डर है, तो आप पीछे गिर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा पैर खोल लीजिए। एंड लास्ट नंबर 12 नमस्कार पोजीशन, प्रणामासन। रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ी देर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट है उसको इस तरीके से पकड़िए, आंखें बंद करके 3 टाइम अपनी ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए। रिलीज, रिलैक्स। आप आई होप आप सभी लोगों ने किया होगा। इसमें देखिए बोलते हैं कि डिप्रेशन में एनर्जी लेवल थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है,
तो सूर्य नमस्कार से हम बैलेंस में ला सकते हैं। बोलते हैं डायनामिक प्रैक्टिस करती है, लेकिन डायनामिक प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारा जॉगिंग कर ली, दौड़ लिया और सांस फुला ली। नहीं, आपको डायनामिक प्रैक्टिस करनी है, बट ब्रीदिंग के साथ। आपकी जितनी स्पीड से आपकी ब्रीथ चल रही है उतनी स्पीड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा कर रही है और आपने उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत ज्यादा जल्दी थक जाएंगे, अगर थक जाएंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपनी ब्रीदिंग के साथ करिए। ब्रीदिंग के साथ अगर आपने योग प्रैक्टिस करेंगे तो बेनिफिशियल देगा, नहीं तो फिर जैसे लोग बोलते हैं हमने तो इतने महीने योग किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो इसीलिए कि ब्रीदिंग के साथ नहीं करते। ठीक है, हमने ये प्रैक्टिस कर ली सूर्य नमस्कार। अगर जो बिगनर है वो कम से कम 5 राउंड से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे राउंड को बढ़ाते चलिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर की, आसन की। इसमें हम सबसे पहले करेंगे वॉरियर पोस्चर, संस्कृत में कहते हैं वीरभद्रासन। इसके 3 टाइप के वेरिएशन हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पोजीशन लेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, धीरे से पैरों के बीच में आप गैप करेंगे इस टाइप से। पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आगे वाला पैर 90 डिग्री, आप जितना हो सके। आप जितना ज्यादा डाउन करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर आपके हिप रीजन में, आपकी थाई रीजन में आएगा। ये बॉडी को और स्पेशली आपकी थाई को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराता है। और थोड़ा सा आर्च अपनी स्पाइन में देंगे, थोड़ा सा बैंड, हल्का सा। आपको शोल्डर को बैक करने की जरूरत नहीं है, शोल्डर आपके बिल्कुल ईयर के साइड में रहेंगे। होल्ड करेंगे, जहां पे इफेक्ट हो रहा है फील कीजिए, कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहला थाई पे आएगा, हिप पे आएगा, आपके जो बैक लेग है उसकी नी पर आएगा। होल्ड, रिलीज। अब सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से। फॉरवर्ड लेग 90 डिग्री, बोथ हैंड अप, स्ट्रेट और हल्का सा आर्च आपकी स्पाइन में। 1 2 3 4 5, come back, release and relax। ये था वॉरियर पोस्चर। आप इसके ईच साइड 3-3 राउंड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम ट्रायंगल पोस्चर की। इसमें आप अपने शोल्डर लेवल का गैप आप दोनों पैरों में लीजिए, बोथ फीट लाइक दिस। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर उठाना है, सामने 90 डिग्री बैंड होना है। ऐसे बैंड नहीं होना है, सामने देखते हुए बैंड होना है। देखिए दोनों हाथ का अलाइनमेंट। धीरे से राइट जो हैंड है वो लेफ्ट लेग के साइड में रख दीजिए, ऊपर वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। आप अपने ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखिए, दोनों पैर स्ट्रेट होने चाहिए, घुटना आपको इस तरीके से मोड़ना नहीं है। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। नेक्स्ट साइड। देखते रहिए, बॉडी बिल्कुल, अपर हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, रिलीज। इसी में दोनों हाथों को इस तरीके से पोजीशन में लाइए। आपको डीप इनहेल करते हुए डाउन जाना है और थोड़ा सा एक्सेल करते हुए डाउन जाना है, इनहेल करते हुए ऊपर। फोर to 5 टाइम करके आपको थोड़ी देर होल्ड करना है नीचे। अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। जिस टाइप से आप झूला झूलते हैं वैसे ही आपकी बॉडी को थोड़ा सा झुलाना है, हल्का सा, बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे आप। रिलीज, रिलैक्स।
सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कलाई को पकड़ के 3 बार रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। रिलीज। नेक्स्ट स्टैंडिंग पोस्चर में हम करेंगे चेयर पोस्चर, ठीक है। दीवार के सहारे करेंगे, बहुत इफेक्टिव होती है। आप इसको कम से कम 5 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए। 5 सेकेंड से काउंट करके आपको इस प्रैक्टिस को करना है। दीवार के सहारे आ जाएंगे, थोड़ा सा जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे, ठीक है, इस तरीके से। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। 1 2 3 4 5। नीचे थोड़ा सा स्लीपी वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो आप स्लिप हो सकते हैं। आप विदाउट एनी मैट करिएगा इस प्रैक्टिस को, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिस, चेयर पोज की प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं। स्टार्टिंग 5 सेकेंड से करिएगा। ज्यादा सेकेंड अगर आप करेंगे स्टार्टिंग में तो फटीग होने लगेगी, ठीक है। ये हमने कर लिया स्टैंडिंग पोस्चर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सिटिंग पोस्चर। दंडासन में आ जाएंगे। इस पोजीशन को योग में दंडासन कहते हैं। दोनों हाथ आपके थाइस के बगल में। पश्चिमोत्तानासन के लिए रेडी होंगे। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ थाई पर। धीरे धीरे इनहेल करते हुए बोथ हैंड लिफ्ट अप साइड एंड स्लोली स्लोली एक्सेल करते हुए आप देखिए बैंड में किस तरीके से हो रही हूँ, आप पहले देख लीजिए। इस तरीके से आपको बैंड होना है सामने देखते हुए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहीं से आंच बनाने लगते हैं और ऊपर निकाल के आप ये करें, इससे बैक पेन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको स्ट्रेट होके ही फॉरवर्ड बैंड होना है धीरे धीरे। अगर इतना हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, इतना ही होल्ड कीजिए इस तरीके से। फाइनल पोजीशन पश्चिमोत्तानासन की इस प्रकार रहती है, लेकिन बिगनर पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं। आपको यहीं पे डिमोटिवेट नहीं होना है। आप बहुत ज्यादा एडवांस आसन की वीडियो देखते देखते आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे ये तो हमसे नहीं होगा। नहीं, जितना हो पाए आप उतना करिए। डिमोटिवेशन ही आगे जाके डिप्रेशन का कारण बन सकती है। होल्ड करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे से ऊपर उठना है, ठीक है। इसी का काउंटर पोस्चर है पूर्वोत्तानासन। पूरी बॉडी को दोनों हाथों की सहायता से लिफ्ट करके ऊपर। अगेन पश्चिमोत्तानासन, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए सामने। होल्ड, जितना हो पाए। स्पाइन को आपको सीधी रखना है। थोड़े से घुटने आप मोड़ सकते हैं बिगनर्स, लेकिन स्पाइन सीधी रहेगी आपकी। अगेन काउंटर पोस्चर, अपोजिट पोस्चर, पूर्वोत्तान। प्लीज रिलैक्स। बिगनर्स आप बीच बीच में रेस्ट जरूर करना। कोई जरूरत नहीं है एक आसन के बाद तुरंत दोबारा आसन करने की, नहीं, आपको रिलैक्स रेस्ट करके बाद ही आपको दूसरी प्रैक्टिस करनी है। इसी में हम सिटिंग पोस्चर में नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे कैमल पोस्चर की। सबसे पहले आपको वज्रासन में आना है। दोनों घुटने में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ इस तरीके से सामने की ओर, पीछे पंजे आप टक कर लीजिए। धीरे धीरे आपको राइट हैंड पहले ले जाना है पीछे की ओर और अपनी एड़ी पर अपने हाथों को रख दीजिए। इसी के साथ धीरे धीरे दूसरा हाथ भी ले जाइए। बिगनर्स आप थोड़ा सा पेन आपको फील होगा, लेकिन जितना आप कर पाए उतना। हल्का सा पेट को आगे की तरफ पुश करके गर्दन पीछे,
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 स्टेप बाय स्टेप आगे। जब आपको 1 से 2 सप्ताह हो जाए इस पोजीशन में आके आप पंजे को फ्लैट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वंस अगेन राइट हैंड बैक अपने एड़ियों पे रखेंगे, दूसरा हाथ दूसरे पैर की एड़ी पर, पेट को आगे की तरफ थोड़ा सा पुश कीजिए ताकि पूरा वेट आपका थाई पर आए। होल्ड करेंगे, कम बैक, बैक बेंड था इसलिए इसका काउंटर पोस्चर, शशांकासन। घुटने थोड़ा सा खोल लीजिए, चेस्ट को जमीन पर लगा लीजिए, चिन को जमीन पर लगा लीजिए, दोनों हाथ को स्ट्रेट करके रखेंगे और लंबी और गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, 3 to 4 डीप ब्रीथ। रिलीज एंड रिलैक्स। आप इस टाइप से सिटिंग पोस्चर कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई पोस्चर। ये पोस्चर हर एक वुमन को करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह उठ गए, आपने बेड पे ही ये वाले पोस्चर को कर लिया। इससे क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जब वुमेन्स को बहुत ज्यादा स्टमक में पेन होने लगता है ना, लेकिन आप जब ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखना आपको पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत सारे, जब मैं क्लास लेती थी तो बहुत सारे गर्ल्स का फीडबैक आया था कि ये वाले पोस्चर को करने के बाद उनमें जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन होता है वो नहीं हुआ। दोनों एरियाज को अच्छी तरीके से आप अंदर की साइड पुश कीजिए। फर्स्ट लेवल में आप इतना ही कर पाएंगे और आपके घुटने ऊपर रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, ऑब्वियस, ठीक है। दोनों हाथों को आप इस तरीके से दोनों हाथों से पैरों को लॉक करेंगे और हल्का हल्का मूवमेंट देंगे, ठीक है। ये बिगनर्स की पोजीशन में बता रही हूँ, इस तरीके की होगी। अगर आप एडवांस देखते हैं तो उनके घुटने जमीन पर लगने लगते हैं, लेकिन बिगनर्स आप स्टार्ट कीजिए वहीं से और धीरे धीरे आप भी इस एडवांस बटरफ्लाई पोस्चर को आप धीरे धीरे करने लगेंगे। कम से कम 15 to 20 साइकिल कीजिए, ठीक है। इस तरीके से स्पाइन सीधी रखना, इसमें आप कुबड़ बिल्कुल मत बनाना, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। आप खाना खाते हो कोशिश कीजिए कि कुबड़ में खाना न खाए। जितनी आप अपनी बॉडी के प्रति आप अवेयर रहेंगे उतना पोस्चर आपका ठीक रहेगा। नीलांचल, कितना टाइम बचा है, आप बताएंगे कितना टाइम हुआ? Yes, ma'am. We can continue for 5 more minutes. ओके, ठीक है। ये सिटिंग पोजीशन है, बटरफ्लाई पोस्चर। इसी में आप थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आप इसमें फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे, हो सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए पहले डीप इनहेल एंड देन धीरे धीरे सामने देखते हुए आपको एक्सहेल करते हुए आना है। आप अपना फोरहेड जमीन पर लगा सकते हैं, लेकिन बिगनर्स आप इतना ही करेंगे, इतना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचाव होगा, इसलिए आप जितना कर सकते हैं उतना ही। जोर जबरदस्ती अपनी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से होल्ड रखेंगे थोड़ी देर एंड देन रिलैक्सेशन पोस्चर में। इसके बाद दोनों पैरों को शेक करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। नाउ रेडी फॉर कोबरा पोजीशन। इस तरीके की पोजीशन आपको लेनी है, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ आपके शोल्डर रीजन में। आपको नाभि के ऊपर का भाग उठाना है, नाभि के नीचे वाला भाग आपका पूरा फ्लोर से टच रहेगा। धीरे धीरे आपको हाथ से ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब आप सिर्फ अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए हाथों की अपेक्षा, जितना हो पाए। पूरा जो बैलेंस है आपकी अपर बॉडी पे, पूरा प्रेशर आपकी अपर बॉडी पर।
सामने देखते हुए होल्ड करेंगे। धीरे धीरे कोशिश कीजिए हैंड को स्ट्रेट रखने की और शोल्डर को पीछे रोल बैक करने की। होल्ड 5 to 10 सेकेंड, देन शशांक आसन। इसी प्रैक्टिस को आपको डायनामिक फॉर्म में करना है। अगेन आप गए भुजंगासन में, अगेन आप गए शशांक आसन में, अगेन भुजंगासन में, अगेन शशांक आसन में। कम से कम आपको ये 5 to 8 टाइम ये डायनामिक प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आफ्टर दिस प्रैक्टिस, आफ्टर 4 to 8 time of practice, relax yourself and then पीठ के बल हम धीरे से लेट जाएंगे। सुपाइन पोस्चर में आ जाइए। अब धीरे से आपके दोनों पैर, दोनों नी बैंड कर लीजिए। अपने हील्स को कैच कीजिए, एंकल रीजन को। अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ टच करना है, ठीक है। अगर पकड़ में आ रहा है तो कैच करिए। धीरे से अपने एब्डोमिनल रीजन, हिप रीजन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, सेतुबद्ध आसन। अपनी चिन को अपने गले से बिल्कुल लॉक करेंगे। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में मुक्तासन। घुटने को अपने फोरहेड के पास लाते हुए जाइए जितना हो पाए। अपने फोरहेड को लाइए घुटने के पास। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। रिलीज, रिलैक्स। थोड़ी देर हमने जितने भी आसन किए हैं उसके इफेक्ट को फील करेंगे बॉडी के हर एक पार्ट में विथ फुल अवेयरनेस। आपको इसी टाइप का रिलैक्सेशन का, अगर हम इसको शवासन का भी नाम दे सकते हैं, आप शवासन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम सिर्फ 3 से 4 मिनट का आपको शवासन करना है। फील करना है आपको शरीर के हर एक भाग में आसन का प्रभाव पड़ा। आंखें बंद करके आफ्टर शवासन आपको धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए आपको उठ जाना है। लेफ्ट करवट लेते हुए धीरे से आपको उठना है, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आंखें आप बंद भी रख सकते हैं, क्योंकि आसन के बाद आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्राणायाम। आप सिर्फ आसन की प्रैक्टिस करके उठ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेकिन जो रियल फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके बिहेवियर में और आपको आपकी बॉडी में जो देता है वो प्राणायाम ही है। भले आप एक प्राणायाम कीजिए, लेकिन उसको कम से कम मिनिमम 10 मिनट्स दीजिए, और मैक्सिमम तो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो 8 घंटे का प्राणायाम बताया है। 8 घंटे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। तो डिप्रेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बहुत जरूरी प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए आप कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर, सुखासन, अर्ध पद्मासन, फुल पद्मासन, आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रखिए। भस्त्रिका प्राणायाम, इसको बेलो ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे कि लोहार की धोखनी होती है, वैसे ही वो जिस तरीके से जोर जोर से उसको पटकता है, वैसे ही आपको फास्ट और डीप ब्रीदिंग करनी है। इसके लिए आपको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। इनहेल करेंगे तो आपका चेस्ट रीजन और आपका एब्डोमिनल रीजन राइज होगा, और एक्सहेल करेंगे तो इनसाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से
भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। ये भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस थी। अगर घेरन संहिता जो कि एक योगिक टेक्स्ट है उसमें 20 टाइम्स बोला गया है, एक राउंड आप 20 टाइम्स करेंगे वो एक राउंड होगा। और हठ प्रदीपिका जो टेक्स्ट है उसमें कहा है कि आप जब तक करिए तब तक आप थक ना जाते हैं। तो आप बिगिनर्स है, आप 20 टाइम्स करिए। इसको करने के बाद स्टार्टिंग में कुछ बिगिनर्स को हल्के से चक्कर आने की शिकायत रहेगी, वो भी थोड़े दिन, लेकिन जैसे ही आप हैबिचुअल हो जाएंगे आप इसको करने में बहुत चेरिशिंग फील करेंगे। ठीक है, ये था भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वुमेन्स को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, जो भी आपके इस रीजन पे इफेक्ट डालते हैं वो अभ्यास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये कपालभाति थी प्राणायाम। इसके बाद ये भस्त्रिका प्राणायाम किया हमने। अब हम इसके बाद करेंगे कपालभाति। ये जितनी भी प्रैक्टिस आपको बताई जा रही है ये बिल्कुल एनर्जाइज करने के लिए बताई जा रही है, क्योंकि डिप्रेशन में आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए इस तरीके की आपको प्रैक्टिस बताई जा रही है। कपालभाति सारे लोग ही जानते होंगे, करते होंगे। दोनों हाथ आप घुटने पर रखिए, इस तरीके का हाथ नहीं, इस तरीके से हाथ, इसलिए कि आपका जो शोल्डर को अनइजी ना लगे। ठीक है, रिलैक्स होके बिल्कुल। कपालभाति में आपको एक बार डीप इनहेल करना है, एक्सहेल कर देना है फर्स्ट टाइम में। फिर आपको डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करते रहना है कंटिन्यू। ठीक है, आपका एक्टिव एक्सहेलेशन रहेगा लेकिन जो पैसिव इनहेलेशन रहेगा। एक बार डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल कर देंगे, अगेन इनहेल एंड स्टार्ट स्टॉकिंग। फाइनल स्ट्रोक फोर्सफुली छोड़ना है। स्टार्टिंग में आपको 20 स्ट्रोक से स्टार्ट करना है और जरूरी नहीं है बहुत तेजी से हो, धीरे धीरे स्पीड होनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप 20 स्ट्रोक करेंगे और धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये थी कपालभाति ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। आपको इसको नहीं करना है। अब इसके बाद थोड़ी देर हम एक चीज जोड़ सकते हैं, मंत्र चैंटिंग की। ठीक है, गायत्री मंत्र, क्योंकि सूर्य मंत्र है, इसका भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा हमें अपनी अंतरात्मा में धारण करे और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ है। आप इसको 15 टाइम चैंट कीजिए। मन ही मन आपको जप नहीं करना है, आपको उपांशु मतलब आपको बोलते हुए करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से आपको 12 बार गायत्री मंत्र बोलना है और उसके बाद 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। आप सभी करिए मेरे साथ।
शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। हथेलियां जब तक गर्म हो उसके बाद ही आप अपने उसे चेहरे पर लगाइए और आंखों को हथेली के अंदर ही धीरे से खोलेंगे। पूरे चेहरे पर लगाते हुए पूरे शरीर पर से आत्मसात करेंगे। ये 20 मिनट से और या 30 मिनट के लगभग प्रैक्टिस थी। आप इसको डेली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गरिमा मैम, और थैंक यू वेरी मच। अगर ये जो पूरे अभ्यास थे ये बहुत ही अच्छे से बताया आपने कि किस तरह से हम लोग योग का एक छोटा मतलब लेकिन बहुत प्रभावी एक अभ्यास जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अब इसी के अभ्यास के क्रम में जैसे कि योग का अभ्यास आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह से लिव होलिस्टिक वेलनेस भी अपने इस योग के अभ्यास को जो महिलाओं के लिए स्पेशली है उनके लिए भी रेगुलर करता ही रहता है। और वो जैसे कि अभी है कि मंडे ट्यूसडे को ये फ्री डेमोस्ट्रेशंस वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। हमने आपसे जब रजिस्ट्रेशन के समय में कुछ प्रश्न आपने हमसे पूछे थे और अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न पूछे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भार्गव सर को भी कि आप भी ज्वाइन कर लें। और कुछ प्रश्न हैं तो शुरुआत करेंगे भार्गव सर से कि एक प्रश्न है अनुश्री सरकार जी का। कोलकाता से इनका प्रश्न है कि माई स्टेट ऑफ माइंड इज टू मच अनस्टेबल and sometimes it gets difficult to survive with such wrong thoughts coming. How should I escape this restlessness? Thank you for your question, madam. It is a good thing that you are aware of your thoughts, that what is going on in your mind, you are aware of your restlessness. So one important suggestion that I have for you is utilizing your breath to calm down. Breath and thoughts are very intimately connected. There is a yoga text known as Hatha Yoga Pradipika, which says that actually the thought moves when the breath moves. Chale vate chale chittam. So utilizing this principle, what you have to do is you have to perform a regulated breathing practice. You can start with the faster breathing practices as taught by Garima ji, the Bhastrika practice and the Kapalbhati practice. And then what you should do is something in yoga, they call it as a Vibhagiya Pranayama. Utilizing the 3 lobes of the lungs, you should perform the breathing in a particular ratio. You inhale for certain amount of counts and again hold for certain amount of count, exhale for certain amount of count and again hold for certain amount of count. So this particular regulated breathing practices can really give you that kind of stability, but you will have to do them continuously for a long time. At nimhansyoga.in, this website, if you go, there is actually a video of this breathing practice which you can learn. You have learned the 2 breathing practices here, Bhastrika and Kapalabhati, and the third, which I am calling is Vibhagiya Pranayama or sectional breathing, which I have found very useful in stabilizing the speed of the thoughts. Thank you, sir. Hopefully Anushri Sarkar ma'am got her answer, and hopefully you will Om get... chanting is another important practice which you should do more often. 5 minutes of chanting Om, especially at bedtime and when you get up in the morning, really improves your sleep quality and brings a lot of peace. Bilkul, sir. Or this home chanting will definitely help, ma'am, and you will definitely visit the websites I just mentioned, nimhans.in, where you can get the more detailed information. Another question is from Ajay sir. वो गरिमा मैम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में कपालभाति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हाई ब्लड प्रेशर में कपालभाति, क्योंकि उसको वैसे ही जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका हाई है और आप कपालभाति करेंगे तो वो बिल्कुल चक्कर खा के बिल्कुल गिर जाएगा। तो उसकी जगह आप अगर चंद्रवेदी प्राणायाम अगर करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। Okay. Another question, sir. It is for you, Hemant sir. That Pooja ma'am, she is asking that can she has continuous headache for so long and randomly her energy lows down
And can these be the symptoms, initial symptoms for depression? Yes, this can be a symptom of depression. You have to see since how long it is persisting. आपको ये problem कब से हो रहा है, and if the problem is persisting since a long time, then it can be depression. If the symptoms are continuous for 15 days, associated with a low mood, then also it can be depression. One important thing here is that you have said that you have headaches and your energy levels go down. So in such situation, in our clinical practice, what we have found is that the practice of alternate nostril breathing, known as the Nadi Shuddhi Pranayama. So you inhale from the left, change and exhale from right, and then inhale from right, and then change and exhale from left. You have to do this breathing with awareness on the touch of the air in your nostrils. And you have to do it as slow and as gently as possible. So if you really take the slowest possible breaths of your life while performing this pranayama, feeling the touch of the air in your nostrils, and you do it for 10 minutes in the morning when you start your day, you will see that your headache frequency is definitely coming down with a regular practice. You will see the result after 15 days of regular practice. For the energy levels, as Garimaji showed in her presentation, the energizing practices, the practice of Surya Namaskara, chanting of the mantras, Gayatri mantra, Om chanting, and the two energizing breathing practices, Kapalabhati and Bhastrika. This 20-minute package you should do every day in the morning, and at the end you should do 10 minutes of alternate nostril breathing. So it will work as a complete 30-minute package for your headache, low energy combined together. It will also keep your mood more stable. बिल्कुल. और सर इसी तरह से प्रश्न आते रह रहे हैं, हम लोग कुछ और प्रश्न लेते हैं. तो एक प्रश्न आया है. यस सर. तो एक प्रश्न आया है कि इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. वंदना पाठक जी हैं कि कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसके लिए आप कुछ मुझे योग सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें यह है कि हमारे ब्रेन के सेंटर में एक एरिया है अमिगडाला, जहां पे अगर डोपामिन ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर एक्टिविटी होता है, तो हमारे एंगर के आउटबर्स्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है. हमारा जो ऊपर का ब्रेन एरिया है, ये जो फ्रंटल लोब है, ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है, मतलब रोकने वाले सिग्नल भेजता है लोअर ब्रेन को, जहां से गुस्सा ऊपर आता है. तो हम सब देखते हैं गुस्से में हमारे अंदर एक लड़ाई हो रही होती है. अंदर से गुस्सा बाहर आ रहा होता है और ऊपर का दिमाग बोल रहा होता है कि इसको मत आ, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए. अब इसमें हम लोगों ने देखा है कि शराब पीने से जो ऊपर का ब्रेन है जो हमको रोकता है वो पूरा नॉकआउट हो जाता है, और जो नीचे का ब्रेन है जो बाहर आ रहा है वो और जोर से बाहर आता है. इसलिए शराब पीने के बाद में लोगों के एंगर आउटबर्स्ट और ज्यादा हो जाता है. शराब जो करती है उसका एकदम अपोजिट इफेक्ट, यानी कि ऊपर के ब्रेन को स्ट्रांग बनाना और नीचे के ब्रेन को शांत करना ओम के चैंटिंग से होता है. और दूसरी प्रैक्टिस जो इस फ्रंटल ब्रेन को उसका उल्टा इफेक्ट बनाती है वो है कपालभाति. कपालभाति प्राणायाम करने से हम लोगों ने देखा, हमारा रिसर्च है, अगर आप हेमंत भार्गव गूगल में डालेंगे फ्रंटल हीमोडायनामिक्स, तो आपको दिखेगा कि हमने देखा कि फ्रंटल ब्रेन का ब्लड फ्लो कपालभाति करने से बढ़ गया. एक्चुअली ये रिसर्च मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा कि इसमें तो पेट हिलाते हैं, तो ऋषि मुनियों ने इसको कपालभाति नाम क्यों दिया? कपाल का मतलब है फोरहेड और भाति का मतलब है शाइनिंग. तो ये फोरहेड से क्या रिलेशन है इसका पेट को हिलाने वाली प्रैक्टिस का? तो मैंने सोचा कि कुछ तो होगा कि इन्होंने इसको इस तरह से नाम दिया, इसलिए हमने उसका फोरहेड के अंदर हमने ब्रेन का ब्लड फ्लो देखा. तो हमने देखा कि वो 1 मिनट तक, अगर आप 1 मिनट में 100 स्ट्रोक कपालभाति के मारते हो तो आपका फ्रंटल लोब का ब्लड फ्लो बढ़ रहा है. इसका मतलब कि अगर कपालभाति करने के बाद में आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको गुस्सा आना है तो आपका कंट्रोल उसके ऊपर बेटर होगा. सिमिलरली ओम चैंटिंग करने के बाद में अगर आप ऐसी सिचुएशन में गए तो आपका गुस्सा का कंट्रोल आपके ऊपर बेटर होगा. मन से डायरेक्टली लड़ाई करने में या गुस्सा जब आ चुका है तब अपने आप को कोसने में या गुस्सा करने के बाद गिल्ट करने में, पश्चाताप करने में कोई फायदा नहीं. जब युद्ध हो रहा होता है तब आप कुछ नहीं कर सकते. आपका प्रिपरेशन का टाइम है युद्ध से पहले. अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से करें कि आप अपने आप को डीप होल्ड करें, एंकरिंग करें अपने आप की, आपके ब्रेन के सर्क्यूट को पूरा बैलेंस करके दिन की शुरुआत करें.
तब आप देखेंगे कि आपको एक पॉज मिल रहा है, आपको जीवन में डिसीजन लेने से पहले एक कंट्रोल मिल रहा है। कितने सारे लोग, अगर आप जेल में जाएंगे, वो बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ वो कहते हैं पता नहीं उस एक पल में क्या हो गया मुझे, मैं पागल हो गया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये एक पल आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपका गुस्से पे कंट्रोल नहीं। ये एक पल आपको योग का अभ्यास अपने जीवन में देता है। तो आपको चाहिए कि आप पहले अपने सारे गुस्से को, एनर्जी को बाहर निकालें। आप करिए डायनामिक प्रैक्टिस, जॉगिंग करिए, जंपिंग करिए, ट्विस्टिंग करिए, उसके बाद में सूर्य नमस्कार करिए, कपालभाति करिए, और उसके बाद में ओम का उच्चारण करिए। ये आपके ब्रेन के सर्क्यूट को बैलेंस करेगा। सबसे जरूरी आपके लिए कपालभाति और उसके बाद ओम, ये 2 प्रैक्टिसेस आपके लिए सबसे जरूरी है। और इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका गुस्सा आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एक डायरी लीजिए, एक पेपर लीजिए। मैं आपको एक छोटा आपको बताता हूँ। एक पुलिस वाले थे मेरे पास, वो पुलिस वालों का यही प्रॉब्लम था, उनका गुस्सा ही उनके कंट्रोल में नहीं आता था, और इसके कारण उनको ऑफिस में सस्पेंड कर दिया गया, बहुत सारी मुश्किलें हुई, उनका हर फैमिली से, सबके साथ में झगड़ा होने लगा। गुस्सा आ जाता था, मन के बहुत अच्छे थे, लेकिन गुस्सा आ गया तो कंट्रोल नहीं होता। और उनको मोबाइल में बड़ा इंपल्सिव था कि मोबाइल उठा के नंबर डायल करके गाली देना शुरू। तो मेरे पास आए, मैंने उनको सिखाया, प्रैक्टिसेस वगैरह उन्होंने की। इसके साथ में मैंने उन्हें एक टेक्निक बताई। उनका मेन गुस्सा फोन पे ही निकलता था। अगर किसी के बारे में कुछ सुन लिया तो वो फोन उठा के डायल करेंगे और फोन पे चिल्लाएंगे। मैंने उनसे कहा ठीक है, इतना एनर्जी जब आपका इतना फास्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको एनर्जी को निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन आप इसको अगर दूसरे पे निकालेंगे तो आपको भी गिल्ट होगा और दूसरा भी उल्टा रिएक्ट होगा, आपके दुश्मन बढ़ेंगे। तो आप एक काम कीजिए, अगली बार आपको जिस पे भी गुस्सा आता है, आप फोन उठा के उसको गाली देना शुरू कर दीजिए, लेकिन उसका नंबर डायल मत कीजिए। ठीक है? तो आप बस फोन उठाइए, फोन मत लगाइए, जो आपको उस बंदे को बोलना है, आपको उसको जितनी गालियां देनी दीजिए। आसपास के लोगों को भी पता नहीं होगा कि आप डायल करके बात कर रहे हैं या बिना डायल किए बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक में भी चिल्ला सकते हैं, लेकिन आप उसको डायल मत कीजिए। और फिर पूरा गुस्सा निकलने के बाद अगले दिन आप उसको नंबर मिलाइए और फिर आपका जो मन करे आप उसको बोलिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जीवन में ये ऑब्जर्व किया कि 90% ऑफ द टाइम जिस आदमी को वो उस पल में गाली देना चाहते थे, अगले दिन उस व्यक्ति पे उनको दया आई। तो गुस्सा निकालने का एक हार्मलेस तरीका निकालिए। अगर आपको और कुछ नहीं मिलता, कमरा बंद कीजिए, एक लकड़ी उठाइए और अपने गद्दे पे मारना शुरू कर दीजिए। गुस्से को हार्मलेस वे में निकालिए और सुबह योग करिए, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप इससे निकल पा रहे हैं। जी सर, ये जो कैथार्सिस वाला सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा बताया सर आपने, और ये हर किसी को करना ही चाहिए। और अपने योग, अपने दिन की शुरुआत योगमय करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली लाभ मिलता है। ये जो भी पैकेजेस यहाँ पर बताई हैं कैथार्सिस गरिमा मोबाइल मैम फोन पे मत निकालिए, मोबाइल मत छोड़िए, लकड़ी लेके गद्दे पे मारिए। ठीक है? बिल्कुल सर। और गरिमा मैम, एक प्रश्न आपके लिए आया है। अनुष्का मैम है, उनका प्रश्न है कि जो आपने अभ्यास बताए हैं उनको कंफ्यूज हो जाती हैं कि जो योग आसनों का अभ्यास पहले करें या प्राणायाम का पहले अभ्यास करें या बाद में करें, कौन सा अभ्यास पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जाए तो महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग बताया उसमें आसन को पहले बताया है। तो अगर हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही हमको चलना चाहिए, तो पहले आसन करेंगे, उसके बाद ही हम प्राणायाम करेंगे। आसन में इतनी एनर्जी लग जाती है कि फिर उसके बाद प्राणायाम में वो एनर्जी हमको वापस मिल जाती है। तो कोशिश करिए कि आप आसन के बाद ही प्राणायाम कीजिए। जी, तो लेकिन इनका एक प्रश्न ये भी था कि जैसे कि आपने सीक्वेंसेस बताया कि डिप्रेशन के लिए हमें योग का अभ्यास करना है, और शुरुआत में भी कहीं अभ्यास आ रहा है कि हम लोग उस तरह से प्राणायाम के कुछ अभ्यास करें या नहीं करें, तो उसके लिए कंफ्यूज। तो डिप्रेशन के लिए जो अभ्यास हमें आपने बताया, तो उसमें प्राणायाम का अभ्यास को पहले कर सकती हैं क्या, जैसे कपालभाति या भस्त्रिका का? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर भार्गव सर ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे कि पहले कर सकती है कि नहीं। देखिए, जैसे गरिमा जी ने कहा है, सीधे सांसों पे जाने के बजाय शरीर को थोड़ा ढीला करना, शरीर की थोड़े एक्सरसाइज करना, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आसन भी करना जरूरी नहीं है। आप थोड़ा सा वॉकिंग करके आइए, थोड़ा शरीर को ट्विस्ट करिए, ऊपर नीचे आगे पीछे ट्विस्ट करिए, थोड़ा हिलाइए,
थोड़ा संचार, रक्त का संचार पूरे शरीर में बढ़ाइए, आपके प्राण की नाड़ियों को पहले खोलिए और उसके बाद प्राणायाम करिए। तो Yes. होपफुली एकदम से एक्सरसाइज करने के बाद भी प्राणायाम नहीं, वो करने के बाद थोड़ी लेटिए, देर relax शवासन में 10 मिनट लेटिए, उसके बाद बैठिए। मतलब एक्सरसाइज करके आपने पहले एनर्जी रिलीज की, फिर आप लेटे, अपने शरीर को शांत होने दिया, मतलब आपने अपने शरीर की हर एक सेल में प्योर ऑक्सीजन पहुंचा दिया और आपकी नाड़ी आपकी खुल गई है। उसके बाद में आपने रिलैक्स किया, सांसों को नॉर्मल होने दिया और फिर प्राणायाम शुरू किया। ओके, होपफुली अनुष्का जी आपको एक बहुत ही एक्सपर्ट जवाब मिल गया होगा, और गरिमा मैम और हेमंत सर ने जो भी आपको अभ्यास बताए उनको आप फॉलो करके अपने आप को जो डेली रूटीन में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि लिव होलिस्टिक भी योगा के सेशंस वगैरह रख रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे जो इसका एक डेमो सेशन रहता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमारे पास समय का अभाव के कारण हम लोग और क्वेश्चंस नहीं ले सक रहे हैं। और थैंक यू सो मच हेमंत सर और गरिमा मैम, मतलब आपके जो वैल्यूबल हमारे इन्फॉर्मेशन हमें जो भी मिले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने हुए रहे और पूरे इंटरेस्ट के साथ आपने योगाभ्यास भी करा, और साथ हेमंत सर के जो जितने डिप्रेशन के बारे में जो भी जानकारियां दी उनको भी साथ में समझने का प्रयास करा। और हेमंत सर आपको भी स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब गरिमा मैम योग का अभ्यास करवा रहे थे तो आप भी पूरे अच्छे से उन अभ्यासों को कर रहे थे। ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन सभी लोगों के लिए भी रहा। तो थैंक यू सो मच अगेन हेमंत सर, और थैंक यू गरिमा मैम, थैंक यू सो मच। गरिमा जी आपके बहुत सुंदर, आपके आसन प्राणायाम बहुत सुंदर थे, आपने बहुत अच्छे से कराया, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे भी कुछ नया सीखने को मिला आज। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस। ऑल आप लोगों ने पार्टिसिपेंट्स। अपना कीमती समय हमें दिया, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक्स अगेन सभी को, सभी पार्टिसिपेंट्स को। यहीं पर हम लोग मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। Thank अगले you to the वेबिनार के Live लिए Holistic team for organizing this amazing, wonderful social work. You are doing a wonderful work, and I wish my all the best to the Live Holistic team. थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ ही और भी वेबिनार्स आपको आते रहेंगे। वुमेन हेल्थ पर स्पेशली हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे तक में आप फिर से ट्यून रहें और योगा सेशंस को बिल्कुल ज्वाइन करें, और जिस तरह से आज का अभ्यास था उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इसलिए ये सिर्फ मात्र यहीं पर सेशंस बन के ना रह जाए, अपने जीवन में कल से ही इन अभ्यासों को शुरू कर दे, ताकि जो लॉकडाउन का भी अनलॉक हो रहा है तो अनलॉक होकर आपके जीवन में भी कुछ अनलॉकिंग नई सीक्रेट्स निकल के सामने आए। तो इसी के साथ ही सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले सेशंस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, स्टे ट्यून्ड।